नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज 16 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का वीडियो यह लेकर के प्रेजेंट हुआ है, जिसमें यूपीएससी हिंदी से संबंधित सारे प्रश्न पूछे गए थे। इसमें सारे प्रश्न को चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फर्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से बघेली का विकास नहीं हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली, कनौजी और ब्रज भाषा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल का नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य काल के प्रारंभिक काल को आदि काल का नाम जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदि काल का नाम दिए थे। नेक्स्ट इसमें है कि आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह को बताना कि इसमें उचित विराम चिन्ह क्या होगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें अल्प विराम चिन्ह जो कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? बताना कि ज्ञान साहित्य के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह किसकी उक्ति है? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। नेक्स्ट प्रश्न इसमें है कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जनई, सो काफिर बेपीर। इसमें अलंकार बताना कि यह कौन सा अलंकार है। तो यह यमक अलंकार हुआ। नेक्स्ट है इसमें बताना कि कौन स्त्रीलिंग नहीं है, यानी पुल्लिंग कौन है। तो झुरमुठ, झुरमुठ जो कि पुल्लिंग है, इच्छा स्त्रीलिंग है, निराशा स्त्रीलिंग है और अंत्योष्टि स्त्रीलिंग है। इच्छा, निराशा, अंत्योष्टि ये स्त्रीलिंग है, झुरमुठ जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ किसने लिखी? तो यह जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। भारतेंदु के द्वारा अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियाँ लिखी गई है। नेक्स्ट में आज का 8वां प्रश्न है, हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त सर्वप्रथम कृति कौन सी है? हिंदी की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किस कृति के लिए मिला है? तो यह चितंबरा के लिए। चितंबरा के लिए हिंदी की प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। चितंबरा को है जो कि हिंदी का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। या फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि चितंबरा के लिए हिंदी को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है इसमें बताना कि पर्यायवाची है। तनय का पर्यायवाची क्या होता है? तो तनय का पर्यायवाची यानी तनय मने पुत्र होता है। अगर यही तनया रहता तो तनया मतलब पुत्री होता है। नेक्स्ट है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह तत्सम कहलाता है। तत्सम जो होता है सेम टू सेम संस्कृत से आ गया है ना, उसी को तत्सम कहा जाता है। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होता है वह तत्सम कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि बचपन जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो यह भाववाचक संज्ञा। बचपन, बुढ़ापा, लड़ाई, पढ़ाई, जो चीज़ नहीं दिखता है, जो केवल अंदर का भाव, जैसे लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसमें बताना कि इनमें से भाववाच्य कौन है। भाववाच्य का चयन करना है। तो मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका, यह जो कि भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य में असमर्थता का बोध होता है। इसमें न तो कर्ता का और न ही कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। आपके घर में स्वयं आया था, तो स्वयं जो है से यह कौन सा सर्वनाम को डिनोट कर रहा है, यही बताना है। आपके घर में स्वयं आया था, तो स्वयं जो है से नीचवाचक यानी निजता की बात कर रहा है, यानी खुद के अपने के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। आपके घर में स्वयं आया था, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है बताना कि इसमें इसका लोकोक्ति क्या होगा। 3 तिलों में तेल नहीं, 3 तिलों में तेल नहीं। इस लोकोक्ति का सही अर्थ, इसका सही अर्थ बताना है। 3 तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ होता है किसी प्रकार के लाभ की संभावना न होना। 3 तिलों में तेल नहीं, इसका अर्थ होता है किसी प्रकार
के लाभ की संभावना न होना। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि पूछा गया था, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आंसर होगा 12। अलवार भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। नेक्स्ट है, जो मुश्किल से खाया जा सके, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे? जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए दुर्भक्ष का प्रयोग करेंगे। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए दुर्भक्ष का प्रयोग करेंगे। जो मुश्किल से खाया जा सके उसके लिए दुर्भक्ष शब्द का प्रयोग होता है। दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की है? तो दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं यह द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आते हैं। अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है? तो अज का संबंध कमल से नहीं है। अज का संबंध ब्रह्मा, बकरा और दशरथ के पिता का नाम। दशरथ के पिता का नाम क्या था? तो अज था। इसी तरह बकरा भी है जो कि अज से संबंधित है, और ब्रह्मा भी जो कि अज से संबंधित है। अज, ब्रह्मा, बकरा, दशरथ के पिता का नाम, ये सभी, जिसे ब्रह्मा, बकरा और दशरथ के पिता का नाम, ये सभी जो कि अज से संबंधित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि कौन सा रस है। रस बताना है। रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पीवही में पानी मानो जुबती जलेबी खात। इसमें बताना है कि कौन सा रस है। फिर से सुनिए, रिपु यानी सुगा को कहा जाता है, यानी रिपु आंतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, पीवही में पानी मनो जुबती जलेबी खात। तो यह जो कि विभत्स रस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, इसमें बताना कि उत्थान शब्द का इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो उत्थान में उत उपसर्ग है। उत्थान का में उत उपसर्ग है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताना कि कृपन का विलोम क्या होता है? तो कृपन का विलोम दानी होता है। कृपन का विलोम दानी। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? हिंदी में जो है तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया था? तो यह जो कि पद्मसेन शर्मा के द्वारा किया गया था। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ जो कि पद्मसेन शर्मा के द्वारा किया गया था। पद्मसेन शर्मा के द्वारा हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? दमन। दमन जो कि तद्भव नहीं, इसमें बताना है कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है। तो दमन जो कि तद्भव नहीं है। दही, दूध, दूज, ये सभी तद्भव है। दूज, दही, दूध, ये सभी तद्भव है। दमन जो कि तद्भव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बच्चा रो रहा है, यह जो कि अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं होती है, सकर्मक में कर्म की प्रधानता होती है। सकर्मक क्रिया में कर्म होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बात बड़ी सरस थे कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। अत्यंत प्यार संग थे मिलते सबों से, वे थे सहायक बड़े दुख के दिनों के। इसमें बताना है कि छंद कौन सा छंद है। यह जो कि बसंत तिलिका छंद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि संज्ञा कौन है, यानी गंगा जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगर इसी तरह नदी कहे तो नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, यानी क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध जो होता है कर्म से होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो यह कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के अंदर आएगा। कर्मवाच्य में होता है क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्म से होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। और भाववाच्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता से और न ही कर्म से होती है, वह भाववाच्य होगा। देखिए नेक्स्ट है, इसमें अलंकार बताना है। देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो यह अतिशोक्ति अलंकार है। अतिशोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाए तो वह अतिशोक्ति अलंकार है। जैसे इसमें कहा है कि देख लो साकेत नगर, साकेत नगरी है यही, जो साकेत नगर है यही नगर है, स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। माने इसमें कह रहा है कि स्वर्ग से मिलने गगन जा रही, तो नगर और गगन से एक तो मिलन होगा ना, तो इसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। तो जब कोई बात बढ़ा चढ़ा कर कही जाए तो वहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। इसमें बताने का निबंध किसका है, अशोक का फूल, यह एक निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो अशोक का फूल जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया निबंध है। अशोक का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया यह एक निबंध है। अब बताना कि इसमें विलोम क्या होगा, यानी संधि का विलोम बताना है। तो संधि का विलोम विग्रह होता है। संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम विग्रह होता है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि कौन तत्वो नहीं है, तो क्षत्रिय जो कि तत्वो नहीं है, क्षत्रिय है जो कि तत्सम है। खेत, खाट और खांसी ये सभी तत्वो होगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि पुल्लिंग कौन है। पुल्लिंग इसमें कौन है, तो आहार, आहार जो कि है पुल्लिंग है। चाहत, मेहनत और रंगत, चाहत, मेहनत और रंगत ये सभी जो कि स्त्रीलिंग है। चाहत, मेहनत, रंगत ये सभी स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी, अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इसमें छंद बताना है। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अन्यार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह किस छंद के अंतर्गत आएगा, तो यह हरि गीतिका के अंतर्गत आएगा। गीतिका में 26 और हरि गीतिका में 28 छंद होते हैं। मात्रा की संख्या 28 होती है। गतिका में 26 मात्रा और हरि गतिका में 28 मात्रा होती है। देखिए इसमें कह रहा है कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। अगर आपके पास कोई, आपके ऊपर कोई अन्याय कर रहा है तो अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, यह बहुत बड़ा दुष्कर्म है। अन्यार्थ, अगर कोई अन्याय करने वाला अपने बंधु को भी, अगर आपके कोई बंधु भी है यानी आपके कोई भाई भी है, वह अन्यार्थ यानी अन्याय करने वाला है तो दंड देना यह धर्म है। यानी अगर आपके भाई भी है, आपके बंधु है, अगर वह अन्याय करने वाला है तो उसका दंड देना ही यही एक धर्म है। तो इसमें बताना कि यह कौन सा छंद के अंतर्गत आएगा, तो यह हरि गतिका के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट इसमें बताना है कि 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा है, तो आंसर होगा भोजपुरी। भोजपुरी जो कि 8वीं अनुसूची में नहीं है, वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। इसमें भोजपुरी को शामिल करने की बात कही जा रही है, पर अभी तक शामिल नहीं किया गया है भोजपुरी को। तो भोजपुरी है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा। इसमें वाच का प्रकार बताना है, यह किस वाच के अंतर्गत आता है, उसके द्वारा लिखा नहीं जाएगा। तो यह जो कि भाववाच का उदाहरण है, उसके द्वारा लिखा नहीं जाएगा, यह जो कि भाववाच के अंतर्गत आता है। भाववाच में असमर्थता का बोध होता है और भाववाच में न तो कर्ता का नहीं कर्म की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि सर्वनाम का कौन सा भेद है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, यह क्या बता रहा है, तो यह संबंध को बता रहा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, यह संबंध को बताता है, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।